जब आप कुछ भी मान लेंगे, आकर्षक कल्पित कथाएं और कहानियां क्यों आंकड़ों से अधिक शक्तिशाली होती हैं? कल्पना कीजिए, एक एलियन को पृथ्वी पर भेजा जाए। उसका काम हमारी इकोनॉमी पर नजर रखना है। वो न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर चक्कर काट रहा है, इकोनॉमी का जायजा ले रहा है कि कैसे सन 2007 से सन 2009 के बीच इसमें बदलाव आया। सन 2007 की नए साल की पूर्व संध्या पर वो टाइम्स स्क्वायर के ऊपर मंडरा रहा है। वो हजारों की संख्या में प्रफुल्लित पार्टी मनाते लोगों को देखता है, जो उज्जवल रोशनी, विशालकाय बिलबोर्ड, आतिशबाजी और कैमरों से घिरे हैं। वो सन 2009 की नए साल की पूर्व संध्या पर वापस टाइम्स स्क्वायर के पास आता है। वो हजारों की संख्या में प्रफुल्लित पार्टी मनाते लोगों को देखता है, जो उज्जवल रोशनी, विशालकाय बिलबोर्ड, आतिशबाजी और कैमरों से घिरे हैं। ये लगभग एक समान ही लगता है। उसे अधिक अंतर नजर नहीं आता। वो लगभग उसी संख्या में न्यूयॉर्क निवासियों को जमघट लगाए देखता है। वो लोग समान संख्या में ऑफिसों की इमारतों से घिरे हैं, जिनमें समान संख्या में कंप्यूटर सहित डेस्क हैं, जो समान संख्या के इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हैं। शहर के बाहर वो समान संख्या में कारखाने और गोदाम देखता है, जो समान हाईवे से जुड़े हैं और उन पर समान संख्या में ट्रक चल रहे हैं। वो जमीन के कुछ और निकट जाता है और देखता है कि समान विश्वविद्यालय समान विषय पढ़ा रहे हैं और समान संख्या में विद्यार्थियों को समान डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं। वो देखता है कि समान संख्या में पेटेंट समान अभूतपूर्व विचारों को संरक्षित कर रहे हैं। वो ध्यान देता है कि तकनीक में सुधार आया है। सन 2009 में हर कोई स्मार्टफोन लिए घूमता है, जो सन 2007 में अस्तित्व ही नहीं रखते थे। कंप्यूटर अब और तेज हो चुके हैं। कारों को अब बेहतर गैस माइलेज मिलता है। सोलर और फ्रैंकिंग तकनीक अब विकसित हो चुकी है। सोशल मीडिया तेजी से बढ़ चुका है। जैसे जैसे वो देश के ऊपर से उड़ता है, वो यही सब देखता है। ग्लोब के चारों ओर भी काफी हद तक उसी समान। इकोनॉमी लगभग उसी स्थिति में है, शायद सन 2009 में सन 2007 की तुलना से बेहतर। वो ये निष्कर्ष निकालता है। फिर वो आंकड़ों पर नजर डालता है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि यूएस परिवार सन 2007 की तुलना में सन 2009 में $16 ट्रिलियन से गरीब हो चुके हैं। ये देखकर वो भौंचक्का रह जाता है कि और 10 मिलियन अमेरिकी बेरोजगार हो चुके हैं। ये जानकर उसे विश्वास नहीं होता कि स्टॉक मार्केट 2 साल पहले की तुलना में आधे मूल्य का रह गया है। वो विश्वास नहीं कर पाता कि लोगों का अपनी आर्थिक क्षमता के लिए फोरकास्ट इस तरह से डूब चुका है। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, वो कहता है। मैंने शहर देखे हैं, कारखानों को भी देखा है। तुम लोगों के पास समान ज्ञान, समान साधन और समान विचार हैं। कुछ भी नहीं बदला। तुम लोग और गरीब क्यों हुए? तुम और निराशावादी क्यों हुए? सन 2007 से सन 2009 के बीच ऐसा एक बदलाव आया था जिसे एलियन नहीं देख पाए थे। इकोनॉमी के बारे में वो कहानियां जो हम खुद को सुनाते हैं। सन 2007 में हमने खुद को आवास कीमतों की स्थिरता, बैंक कर्मियों के विवेक और फाइनेंशियल मार्केट के जोखिम का सटीक रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता की कहानी सुनाई। सन 2009 में हमने उस कहानी पर विश्वास करना बंद कर दिया। बस यही एक चीज थी जो बदली थी, लेकिन इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक बार जब आवास कीमतों के बढ़ते रहने का नैरेटिव भंग हुआ, गिरवी ऋण चूक में वृद्धि हुई, बैंकों ने काफी राशि गंवा दी। फिर उन्होंने अन्य व्यवसायों को ऋण देना बंद कर दिया, जिसके कारण और नौकरियां चली गईं और इसी तरह से बहुत कुछ। एक नए नैरेटिव से जुड़ने के बजाय हमारे पास एक समान, अगर बेहतर नहीं तो सन 2009 में संपत्ति और विकास की उतनी ही क्षमता थी जितनी सन 2007 में। फिर भी इकोनॉमी ने 80 वर्ष के अंतराल में सबसे बुरी मार झेली। ये सन 1945 के जर्मनी से अलग था, जिसके मैन्युफैक्चरिंग बेस का नामो निशान ही मिट गया था, या फिर सन 2000 के दशक के जापान से, जिसकी वर्किंग एज जनसंख्या सिमट रही थी।
वो वास्तविक फाइनेंशियल नुकसान था। सन 2009 में हमने खुद पर नैरेटिव नुकसान थोप दिया और यह अत्यंत घोर था। ये सबसे प्रबल आर्थिक ताकतों में से एक है। जब हम अर्थव्यवस्था, व्यवसायों, निवेशों और करियर के विकास के बारे में सोचते हैं, हम वास्तविक चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। हमारे पास क्या है और हम क्या करने के योग्य हैं। लेकिन कहानियां इकोनॉमी में सबसे शक्तिशाली बल हैं। ये वो ईंधन हैं जो इकोनॉमी के वास्तविक भागों को चलने दे सकती हैं, या वो ब्रेक जो हमारी क्षमताओं को रोक कर रखे। पर्सनल लेवल पर अपने धन का मैनेजमेंट करते समय इस कहानी संचालित संसार में ऐसी दो बातें हैं जो ध्यान में रखना आवश्यक है। पहली, जितना अधिक आप किसी बात को सच होते देखना चाहते हैं, आपके एक ऐसी कहानी पर विश्वास करने की उतनी ही संभावना है जो इसके सच होने के कोइंसिडेंस को वास्तविकता से अधिक सच बताती हो। आपके जीवन में सबसे खुशी का दिन कौन सा था? हाउ टू लिव फॉरएवर नाम की डॉक्यूमेंट्री ने यह सीधा सादा सवाल एक 100 वर्षीय से पूछा, जिसने बहुत ही अद्भुत जवाब दिया। युद्ध विराम दिवस, उन्होंने कहा। सन 1918 के उस समझौते का हवाला देते हुए जिसने पहले विश्व युद्ध को समाप्त किया था। क्यों? निर्माता ने पूछा। क्योंकि हम जानते थे कि अब और युद्ध नहीं होंगे, वो बोली। 21 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें 75 मिलियन लोग मारे गए। जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम इसीलिए सच समझते हैं क्योंकि हम हर हाल में उन्हें सच होते देखना चाहते हैं। मैं इन बातों को आकर्षक कल्पित कथाएं या फिर अपीलिंग फिक्शन स्टोरीज कहता हूं। संपत्ति को लेकर हमारी सोच को ये विशाल रूप से प्रभावित करती हैं, खासकर इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी को। एक आकर्षक कल्पित कथा तब जन्म लेती है जब आप होशियार हों। आप समाधान निकालना चाहें, लेकिन आपको लिमिटेड कंट्रोल और बड़े दांव का साथ में सामना करना पड़े। वो अत्यंत शक्तिशाली होती हैं। वो आपको कुछ भी मान लेने पर मजबूर कर सकती हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। अली हजाजी का बेटा बीमार था। उनके येमेनी गांव के बुजुर्गों ने एक लोक उपचार की सलाह देते हुए कहा, एक जलती हुई छड़ी के छोर को अपने बेटे की छाती में डालकर उसके शरीर से बीमारी निकाल दो। प्रक्रिया के बाद हजाजी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा, जब आपके पास पैसा न हो और आपका बेटा बीमार हो तो आप कुछ भी मान लेंगे। औषधि उपयोगी औषधि से हजारों वर्ष पुरानी है। वैज्ञानिक प्रणालियों और कीटाणुओं की खोज से पहले रक्तपात, भूखमरी चिकित्सा, शरीर में छेद करके खराबियों को बाहर निकालना और अन्य इलाज किए जाते थे, जो और कुछ नहीं बस आपको शीघ्र ही मृत्यु तक पहुंचा देते थे। ये मूर्खतापूर्ण सुनाई देगा, लेकिन अगर आप बुरी तरह से समाधान चाहते हैं और कोई अच्छा समाधान आपको पता नहीं है या उपलब्ध नहीं है, तो सबसे कम रेजिस्टेंस का रास्ता हजाजी के तर्क की ओर है। कुछ भी मान लेने की तत्परता, सिर्फ कुछ आजमाना नहीं बल्कि उस पर विश्वास करना। लंदन के ग्रेट प्लेग का अभिलेखन करते हुए डैनियल डेफो ने सन 1722 में लिखा, लोग भविष्यवाणियों और ज्योतिषीय संयुग्न स्वप्नों एवं पुरानी कहानियों से पहले से कहीं अधिक एडिक्टेड हो चुके हैं। पांचांग उन्हें बुरी तरह से भयभीत कर देते हैं। घरों के पोस्ट और गलियों के नुक्कड़ों पर डॉक्टर्स के बिल और अज्ञानी लोगों के पर्चे चिपके रहते हैं। नीम हकीम जो लोगों को इलाज के लिए कुछ इस प्रकार न्योता दिया करते थे, प्लेग की रोकथाम के लिए अचूक गोलियां, कभी न चूकने वाले परिरक्षक, दूषित हवा के विरुद्ध सर्वश्रेष्ठ पुष्टिकारक पेय। प्लेग ने 18 महीने के अंतराल में 1/4 लंदन निवासियों की जान ले ली, और जब इतना कुछ दांव पर लगा हो तो आप कुछ भी मान लेंगे। अब जरा सोचिए, समान रूप से सीमित जानकारी और ऊंचे दांव हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को कैसे प्रभावित करते हैं। लोग टीवी निवेश कमेंट्री क्यों सुनते हैं, ये जानते हुए भी कि ये शायद ही कभी सफल होती है। कुछ हद तक इसलिए कि इन्वेस्टमेंट में बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। कुछ सही स्टॉक खरीदने से आप बिना अधिक प्रयास के अमीर बन सकते हैं।
अगर किसी के फोरकास्ट के सच होने की 1% संभावना भी है और इसके सच होने से आपका जीवन बदल सकता है, इस पर ध्यान देना मूर्खता नहीं है। अगर सच हो ही जाए तो। और फाइनेंशियल ओपिनियंस इतने अधिक है कि एक बार आप कोई कार्यनीति या दिशा चुन लें, आप वित्तीय और मानसिक दोनों तरह से उसमें इन्वेस्टेड हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्टॉक 10 गुना बढ़ जाए, वो आपका दल है। अगर आप सोचते हैं कि कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बेलगाम इन्फ्लेशन का कारण बनेगी, वो आपका दल है। ये कम संभावना वाले दांव हो सकते हैं। समस्या यह है कि दर्शक कम संयोगानुपात जैसे 1% को जांच नहीं सकते या फिर जांचते ही नहीं। कई इस दृढ़ धारणा पर आकर टिक जाते हैं कि जिसे वो सच होते देखना चाहते हैं वो निस्संदेह रूप से सच है, लेकिन वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बड़े परिणाम की संभावना है। इन्वेस्टमेंट एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो प्रतिदिन चरम पारितोषिकों के अवसर प्रदान करता है। लोग वित्तीय नीम हकीमी में इस प्रकार विश्वास रखते हैं जैसे वो मौसम की नीम हकीमी में कतई नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सही फोरकास्ट लगाने के पारितोषिक और धूप या बारिश के पूर्वानुमान के पारितोषिक में जमीन आसमान का फर्क है। अब यही देखिए कि सन 2018 में खत्म होने वाले 10 सालों में 85% सक्रिय म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क से खराब प्रदर्शन किया। यह आंकड़ा कई पीढ़ियों तक काफी हद तक स्थिर रहा है। आप सोचेंगे कि इतने खराब प्रदर्शन वाला उद्योग कोई आला सेवा होगी जो व्यवसाय में नहीं टिक पाएगी, लेकिन इन फंड्स में कम से कम $5 ट्रिलियन निवेशित है। किसी को अगले वॉरेन बफे के साथ निवेश करने का अवसर दीजिए और वो इतने विश्वास के साथ मान लेंगे कि लाखों लोग अपनी जमा पूंजी उसके पीछे लगा देंगे। या फिर बर्नी मैडॉफ को लीजिए। स्पष्ट दृष्टि में उनकी पॉन्जी योजना प्रत्यक्ष होनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसे रिटर्न्स रिपोर्ट ऑडिट किए जिनमें कभी बदलाव नहीं आया। उन्होंने ऐसे रिटर्न्स रिपोर्ट किए जिनमें कभी बदलाव नहीं आया। उनका ऑडिट एक अज्ञात लेखांकन कंपनी ने किया था और मैडॉफ ने इस बारे में अधिक जानकारी देने से मना कर दिया कि वो रिटर्न्स कैसे प्राप्त किए गए। फिर भी मैडॉफ ने विश्व के कुछ सबसे सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स से कई बिलियन डॉलर्स जुटाए। मैडॉफ ने एक अच्छी कहानी सुनाई और लोगों ने उस पर विश्वास किया। ये एक बड़ा कारण है कि रूम फॉर एरर, फ्लेक्सिबिलिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए स्थान पिछले चैप्टर्स में चर्चित महत्वपूर्ण विषय अत्यावश्यक क्यों है। आप जिसे सच होते देखना चाहते हैं और एक स्वीकार्य परिणाम के लिए जिसके सच होने की आपको आवश्यकता है, इनके बीच का अंतर जितना अधिक होगा उतना ही आप खुद को इन आकर्षक फाइनेंशियल फिक्शन कथाओं का शिकार होने से बचा पाएंगे। किसी फोरकास्ट में रूम फॉर एरर के स्थान के बारे में सोचते हुए यह विचार लुभावना हो सकता है कि पोटेंशियल नतीजे आपके कुछ सही होने से आपके बहुत बहुत सही होने के बीच ही रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आप किसी बात को इतनी बुरी तरह से सच होते हुए देखना चाहें कि आपके फोरकास्ट का कांटा वास्तविकता के दायरे से बिल्कुल ही बाहर हो। सन 2007 की आखिरी सभा में फेडरल रिजर्व ने सन 2008 और सन 2009 में होने वाली इकोनॉमिक ग्रोथ का फोरकास्ट किया। पहले से कमजोर होती अर्थव्यवस्था से निढाल ये फोरकास्ट आशावान नहीं था। इसने पोटेंशियल ग्रोथ की एक रेंज का पूर्वानुमान लगाया। 1.6% वृद्धि निचले सिरे पर, 2.8% ऊपरी सिरे पर। यह इसकी सुरक्षा सीमा थी, इसका रूम फॉर एरर। वास्तविकता में इकोनॉमी 2% से अधिक से कम हो गई, जिसका मतलब यह था कि फेड का निचले सिरे का अनुमान लगभग 3 गुना से ऑफ था। किसी भी पॉलिसी मेकर के लिए प्रत्यक्ष रिसेशन का फोरकास्ट करना कठिन है, क्योंकि इन्फ्लेशन उनके करियर को जटिल बना देगी। इसीलिए सबसे बुरे फोरकास्ट भी शायद ही कभी धीमी वृद्धि से और खराब की अपेक्षा करते हों। यह एक आकर्षक कल्पित कथा है और इस पर विश्वास करना आसान है, क्योंकि कुछ भी अधिक खराब की अपेक्षा का विचार भी कष्टमय होता है। पॉलिसी मेकर आलोचना का आसान निशाना होते हैं।
लेकिन हम सभी किसी न किसी हद तक ऐसा करते हैं और हम ये दोनों दिशाओं में करते हैं। अगर आपको लगता है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी आने वाली है और इस एंटिसिपेशन में आप अपने स्टॉक बेच देते हैं, इकोनॉमी को लेकर आपका मत अचानक उसके अनुसार विकृत हो जाएगा जो आप चाहते हैं कि हो। हर ब्लिप, हर किस्सा कयामत के आ जाने के संकेत जैसा दिखेगा। इसलिए नहीं कि कयामत आ चुकी है, बल्कि इसलिए कि आप चाहते हैं कि ऐसा हो। प्रोत्साहन शक्तिशाली मोटिवेशन होते हैं और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये किस प्रकार हमारे फाइनेंशियल गोल्स और नजरिए को प्रभावित करते हैं। इस बात पर और अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। फाइनेंस में रूम फॉर एरर के स्थान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और जितना अधिक दांव पर लगा हो उतना ही बड़ा ये होना चाहिए। दूसरा, हर किसी का विश्व का व्यू अधूरा होता है, लेकिन हम गैप्स को भरने के लिए पूरा नैरेटिव बना लेते हैं। मेरी इस किताब को लिखने के समय मेरी बेटी 1 वर्ष की है। वो हर बात को लेकर जिज्ञासु है और बहुत जल्दी सीख जाती है, लेकिन कभी कभी मैं उन सारी बातों के बारे में सोचता हूं जिन्हें वो समझ नहीं सकती। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसके पिता हर सुबह काम पर क्यों जाते हैं। बिल, बजट, करियर, तरक्की, रिटायरमेंट के लिए बचत वगैरह उसे कुछ भी नहीं पता। जरा कल्पना कीजिए कि उसे फेडरल रिजर्व, क्रेडिट डिविएशन या नाफ्टा के बारे में समझाने की कोशिश की जाए। हाँ असंभव। लेकिन उसकी दुनिया अंधेरी नहीं है। वो भ्रमित होकर यहां वहां नहीं घूमती। हर चीज कैसे काम करती है। 1 साल की उम्र में भी उसने इसका नैरेटिव अपने मन में सीख लिया है। कंबल आपको गर्म रखते हैं, मां का आलिंगन आपको सुरक्षित रखता है, खजूर का स्वाद अच्छा होता है। जो भी वो देखती है वो उसके कुछ एक मानसिक मॉडल्स में से किसी एक में फिट हो जाता है जो उसने सीखे हैं। जब मैं सुबह काम पर जाता हूं, वो भ्रमित होकर ये नहीं सोचती कि वेतन और बिल क्या होते हैं। उसके पास इस परिस्थिति का एकदम स्पष्ट जवाब है। पापा मेरे साथ नहीं खेल रहे हैं और मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ खेले, इसीलिए मैं दुखी हूं। हालांकि वो बहुत थोड़ा जानती है, लेकिन उसे इसका अंदाजा नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर वो अपनी थोड़ी सी जानकारी के आधार पर खुद को वो एक सुसंगत कहानी सुना लेती है। हम सब भी, चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो, ऐसा ही करते हैं, ठीक मेरी बेटी की तरह। मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या नहीं जानता, इसीलिए अपने सीमित मानसिक मॉडल्स के द्वारा दुनिया के बारे में समझाने में मैं भी बस उतना ही योग्य हूं। उसी की तरह मैं जो कुछ देखता हूं, मैं उसके सबसे ज्यादा समझ में आने वाले कारणों को ढूंढता हूं, और उसी की तरह मैं उनमें से काफी के बारे में गलत होता हूं, क्योंकि मैं दुनिया के बारे में उससे बहुत कम जानता हूं जितना मुझे लगता है कि मैं जानता हूं। यह अधिकांश तथ्य आधारित विषयों के लिए भी सच है। इतिहास को ही लीजिए, ये उस सब का ब्यौरा है जो पहले ही घट चुका है। इसे स्पष्ट और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लेकिन जैसा B.H. लिडेल हार्ट ने अपनी किताब वाई डोंट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री में लिखा, इतिहास को कल्पना शक्ति और सहज बोध की सहायता के बिना नहीं समझा जा सकता। प्रमाणों की कुल मात्रा इतनी अधिक है कि चयन कठिन हो जाता है। जहां चयन होता है वहां कला होती है। जो इतिहास पढ़ते हैं वो खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जो उन्हें सही ठहरा सके और उनके व्यक्तिगत मतों की पुष्टि कर सके, वो राजभक्ति का पक्ष लेते हैं। वो समर्थन करने या आक्रमण करने के उद्देश्य से पढ़ते हैं। वो असुविधाजनक सत्य का प्रतिरोध करते हैं, क्योंकि हर कोई फरिश्तों के पक्ष में रहना चाहता है। ठीक उसी तरह जैसे हम युद्ध का अंत करने के लिए युद्ध आरंभ करते हैं। डेनियल कन्हमैन ने एक बार मुझे उन कहानियों के बारे में बताया जो लोग अतीत का अर्थ समझने के लिए खुद को सुनाते हैं। उन्होंने कहा, पश्च दृष्टि, अतीत का अर्थ समझाने की योग्यता हमें इस भ्रम में रखती है कि संसार अनडिस्ट्रक्टिबल है। यह हमें इस भ्रम में डाले रखती है कि संसार अर्थपूर्ण है, तब भी जब इसका कोई अर्थ नहीं बनता, और यह कई क्षेत्रों में गलतियां करने के लिए काफी है। अधिकतर लोग किसी ऐसी चीज से सामना होने पर जिसे वो नहीं समझते, ये नहीं बूझ पाते कि वो इसे नहीं समझते, क्योंकि वो संसार में अपने यूनिक पर्सपेक्टिव और अनुभवों के आधार पर
इसका कोई ऐसा स्पष्टीकरण बना लेते हैं जो उन्हें अर्थपूर्ण दिखाई पड़ता है, फिर चाहे वो अनुभव कितने ही सीमित क्यों न हो। ये जटिल संसार जिसमें हम रहते हैं, हम सभी इसमें अर्थ खोजना चाहते हैं। इसलिए हम खुद को कहानियां सुनाते हैं ताकि उन गैप्स को भरा जा सके जो प्रभावी रूप से अंध बिंदु हैं। ये कहानियां फाइनेंशियल रूप से हमारे साथ क्या कर सकती हैं, ये दिलचस्प होने के साथ साथ डरावना भी है। दुनिया कैसे काम करती है, अगर मैं इसके कुछ हिस्सों से अनभिज्ञ हूं, तो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, मैं इसे कुछ इस तरह से गलत समझ सकता हूं कि मुझे भविष्य जानने की अपनी योग्यता में विश्वास हो जाए। स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी का फोरकास्ट करना कठिन इसलिए भी है क्योंकि पूरे संसार में आप ही हैं जो आपकी तरह सोचते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। जब आप ऐसे कारणों से निर्णय लेते हैं जिन्हें मैं बूझ भी नहीं सकता, मैं अंध रूप से एक ऐसा निर्णय लेने में आपका अनुकरण कर सकता हूं जो आपके लिए भले ही ठीक हो लेकिन मेरे लिए विनाशकारी हो सकता है। इसी तरह जैसा हमने चैप्टर 16 में सुना, बबल निर्मित होते हैं। आप कितना कुछ नहीं जानते, इस बात को मानने का मतलब ये मानना भी है कि दुनिया में होने वाला कितना कुछ है जो आपके नियंत्रण से बाहर है, और यह स्वीकार करना कठिन हो सकता है। मार्केट फोरकास्ट के बारे में सोचिए। हम फोरकास्ट करने में बहुत बहुत खराब हैं। मैंने एक बार हिसाब लगाया कि अगर आप ये मान लें कि मार्केट हर साल अपने ऐतिहासिक औसत से ऊपर जाता है, आपकी एक्यूरेसी उससे बेहतर होगी अगर आप बड़े वॉल स्ट्रीट बैंकों के शीर्ष 20 मार्केट्स रणनीतिज्ञों के औसत वार्षिक पूर्वानुमानों का अनुकरण करें। रिसेशंस का फोरकास्ट लगाने की हमारी योग्यता भी कुछ खास बेहतर नहीं है, और चूंकि बड़ी घटनाएं एकाएक हो जाती हैं, फोरकास्ट लाभ से अधिक हानि कर सकते हैं। एक ऐसे संसार में निश्चितता का भ्रम देकर जहां अधिकतर परिणाम अनफोर्सीन घटनाओं से नियंत्रित होते हैं। कार्ल रिचर्ड्स लिखते हैं, जोखिम वो है जो तब बचा रह जाता है जब आप सोचते हैं कि आपने सब सोच लिया। लोग ये जानते हैं, मैं आज तक ऐसे इन्वेस्टर से नहीं मिला जो वाकई ये सोचता हो कि मार्केट के फोरकास्ट पूरे के पूरे ठीक और उपयोगी होते हैं, लेकिन फिर भी फोरकास्ट की मांग बहुत अधिक है, मीडिया में भी और फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बीच भी। क्यों? साइकोलॉजिस्ट फिलिप टेटलॉक ने एक बार लिखा, हमारे लिए यह मानना जरूरी है कि हम एक प्रिडिक्टेबल और नियंत्रणीय संसार में रहते हैं, इसीलिए हम आधिकारिक सुनाई देने वाले लोगों की ओर मुड़ जाते हैं जो इस जरूरत को पूरा करने का आश्वासन देते हैं। उस जरूरत को पूरा करना यह समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। नियंत्रण में होने की चाह रखना एक भावनात्मक खुजली की तरह है जिसे खुजलाना ही पड़ता है, बजाय एक एनालिटिकल समस्या के जिसका हिसाब लगाया जाए या समाधान निकाला जाए। नियंत्रण का भ्रम अनिश्चितता की वास्तविकता से अधिक विश्वासप्रद होता है, इसीलिए हम ऐसी कहानियों से जुड़ जाते हैं जो परिणामों को हमारे नियंत्रण में बताए। इसका एक कारण परिशुद्धि के क्षेत्रों और अनिश्चितता के क्षेत्रों के बीच भ्रमित हो जाना है। नासा का न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान 2 वर्ष पहले प्लूटो के पास से गुजरा। ये एक 3 बिलियन मील की यात्रा थी जिसमें 9.5 वर्ष लगे। नासा के अनुसार इस यात्रा में जनवरी 2006 में अंतरिक्ष यान लॉन्च के समय किए फोरकास्ट के अनुसार 1 मिनट कम लगा। जरा इसके बारे में सोचिए। एक अपरीक्षित दशक भर की यात्रा में नासा का फोरकास्ट 99.99998% ठीक था। यह ठीक ऐसा ही है जैसे न्यूयॉर्क और बॉस्टन के बीच की यात्रा के बारे में फोरकास्ट लगाना और 1 सेकंड के 4 मिलियन भाग तक सही निकलना। लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स पुरस्सरण का क्षेत्र है। ये फाइनेंस की तरह मनुष्यों के व्यवहार और भावनाओं की अनियमितताओं से प्रभावित नहीं होता। व्यवसाय, अर्थव्यवस्था और इन्वेस्टमेंट अनिश्चितता के क्षेत्र हैं जो ऐसे निर्णयों से संचालित होते हैं जिन्हें प्लूटो की यात्रा जैसे स्पष्ट सूत्रों से नहीं समझाया जा सकता, लेकिन हम बुरी तरह से चाहते हैं कि यह प्लूटो की यात्रा की तरह ही हो, क्योंकि एक नासा इंजीनियर का परिणाम पर
99.99998% नियंत्रण का विचार सुंदर और आरामदायक है। ये इतना आरामदायक है कि हम खुद को ऐसी कहानियां सुनाने के लिए ललचा जाते हैं कि हमारे जीवन के अन्य हिस्सों जैसे धन पर हमारा कितना नियंत्रण है। कहनमैन ने एक बार इन कहानियों के द्वारा लिए जाने वाले रास्ते का निरूपण किया। योजना बनाते समय हम बस इस पर ध्यान देते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। दूसरों की योजनाओं और कौशल को अनदेखा करते हुए जिनके निर्णय हमारे परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। अतीत का स्पष्टीकरण देते हुए और भविष्य का फोरकास्ट करते हुए हम कौशल की करणीय भूमिका पर ध्यान केंद्रित रखते हैं और भाग्य की भूमिका को अनदेखा कर देते हैं। हम उस पर ध्यान देते हैं जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते उसे अनदेखा कर देते हैं, जो हमें हमारी धारणाओं में अति विश्वासी बना देता है। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे यह व्यवसाय को प्रभावित करता है। मुझे कई ओकेजन्स पर स्टार्टअप्स के फाउंडर्स और पार्टनर्स से यह प्रश्न करने के कई अवसर मिले हैं। आपके प्रयास का परिणाम किस हद तक इस पर निर्भर करेगा कि आप कंपनी में क्या करते हैं। निस्संदेह रूप से ये एक सरल प्रश्न है, उत्तर तुरंत ही आ जाता है और ये कभी भी 80% से कम नहीं रहा है, जब उन्हें ये भी निश्चित रूप से पता नहीं होता कि वो सफल होंगे या नहीं। ये निर्भीक लोग मानते हैं कि उनका भाग्य लगभग पूरी तरह से उनके ही हाथों में है। वो निश्चित रूप से गलत हैं। किसी भी स्टार्टअप का नतीजा उसके प्रतिद्वंदियों की उपलब्धियों और मार्केट में होने वाले बदलाव पर भी उतना ही निर्भर करता है जितना उनके खुद के प्रयासों पर। फिर भी व्यवसायी स्वाभाविक रूप से उसी पर केंद्रित रहते हैं जिसे वो अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी योजना और कार्यवाही और सबसे निकट के खतरे और अवसर जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, वो अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में कम जानते हैं। इसीलिए स्वाभाविक रूप से एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने लगते हैं जहां प्रतिस्पर्धा की कोई खास भूमिका न हो। कुछ हद तक हम भी ऐसा करते हैं और ठीक मेरी बेटी की तरह यह हमें जरा भी परेशान नहीं करता। हम विचारहीन और भ्रमित होकर नहीं रहते। हमें यह सोचना पड़ता है कि हमारी जानकारी के अनुसार जिस संसार में हम रहते हैं वो अर्थपूर्ण है। अगर आपको ऐसा ना अनुभव हो तो हर सुबह बिस्तर से निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी के ऊपर मंडराता वो एलियन, अरे वही जिसे विश्वास है कि वो जो देखता है उसके आधार पर वो जानता है कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन बिल्कुल गलत सिद्ध होता है क्योंकि वो नहीं जान सकता कि अन्य लोगों के दिमाग में कौन सी कहानियां चल रही हैं। वो हम सब हैं।